अपना टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। डिनोटेड बाय AB। किसको बोले थे? किसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं तो उनको सेपरेट करना है, न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, तो मिनिमम जितनी एनर्जी लगेगी दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और सिंपली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो कहां से आई थी, कैसे मिलती है? तो अपन ने देखे कि जब न्यूक्लियस, इमेजिन करो कि न्यूक्लियस पहले सेपरेट है, अलग अलग है, तितर बितर है, और उनको इकट्ठा करके हम न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ऐसे करते वक्त जब वो तितर बितर थे तो उनका टोटल मास यानी उनके मासेस की सम, और जब वो इकट्ठा करके एक न्यूक्लियस बन गया तो उसका मास, दैट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंट रहते हैं और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट वाज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। तो दैट मास डिफेक्ट was converted into the energy by using the formula. This binding energy was nothing but mass defect delta m multiplied by c square. According to Einstein's mass energy relation, this mass, that is mass defect, was converted into energy by multiplying by mass defect by c square. तो किसी भी मास को, वैसे देखा जाए तो इस रिलेशन से हम किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, लेकिन जैसे मास लिया था अपन ने, मास डिफेक्ट जो भी था, कल एक न्यूमेरिकल भी देखे अपन ने, मास डिफेक्ट जो भी था तो वो सबसे पहले हमने यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में निकाले थे। जो भी वैल्यू यहां आई थी, Z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस N, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन माइनस, सो दिस वाज द टोटल मास ऑफ द एटम, दिस टोटल मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल। जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने न्यूक्लियस है, उनका कुल मिलाकर मास, और इनको कंबाइन होने के बाद जो एटम बन गया उसका मास। तो इट वाज m z। ये तो ये जो क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी थी एटॉमिक मास यूनिट में। इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी जब एटॉमिक मास यूनिट में रहेगी तो इसको हमको किलोग्राम में लाना पड़ेगा, और 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का किलोग्राम कन्वर्शन अपने को मालूम है, दैट इज 1.66 into 66005402 into 10⁻⁻27 और मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। तो c की वैल्यू 3 into 10⁻8 और उसका स्क्वायर, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, जूल में। यानी क्या करना होगा, ये वैल्यूज दी जाएगी, ये जो वैल्यूज तुमको न्यूमेरिकल में दी जाएगी किसी क्वेश्चन में, तो ये वैल्यूज दी जाएगी तुमको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। उसको वो वैल्यूज रखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपन ने ये वैल्यूज रखे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास का कन्वर्शन किलोग्राम में क्या होता है, तो उस नंबर से, और उसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 3 into 10⁻8 स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आएगी जूल में कंप्लीट। लेकिन उसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19, इससे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसको,
और कन्वर्ट करते मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किए तो वो वैल्यू बनेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को, तो एनर्जी मिलती है 931.5 डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्शन ध्यान में रखना था तुमको। यानी ये क्या हुआ कि जब तुमको किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का मास 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका मास, तो वो 1 यूनिफाइड एटॉम एग्जैक्टली नहीं लेकिन उससे थोड़ा कम रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। तो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है वो, तो उसको अगर अपन ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किए, कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश किए, तो उनके कारण एनर्जी इतनी तैयार होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी तुमको इन न्यूमेरिकल्स में क्या बात ध्यान में रखनी है कि केवल जब भी तुमको कोई क्वांटिटी एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में दी जाएगी, फॉर्मूला तो तुम यही लिखोगे और ये बाकी सारा कन्वर्शन न करते हुए डायरेक्टली तुम लिखोगे, ये जो भी वैल्यू रहेगी उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे। यानी क्या करना होगा तुमको कि यहां जो भी वैल्यू दी, जेड की वैल्यू दैट इज एटॉमिक नंबर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी मास ऑफ न्यूट्रॉन वो भी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाएगा, और मास ऑफ दैट एटम ऑफ द एलिमेंट तो उसका भी वैल्यू यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। ये सारी वैल्यू जैसे थे रखेंगे और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई न करते हुए, ध्यान में रखना, डायरेक्टली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे और जो भी कैलकुलेशन आएगा तो यहां लिखोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये कन्वर्शन ध्यान में रखना है। एंड व्हाट यू हैव डन, यू हैव कन्वर्टेड दिस वैल्यू दैट वाज इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट into mega electron volt. So that was the numerical, yesterday's numerical. Anyway, इससे तुमको क्या वैल्यू पता चलती है कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का कन्वर्शन ये एनर्जी में कैसा होगा, तो दैट इट कैन बी डन। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हाइड्रोजन एटम, प्योर हाइड्रोजन एटम, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं वहां। फिर उसके लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी सोचो। न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो अब तुमको यह मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में के वक्त हमने ये देखे कि जो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, जब वो एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है, तब उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वो रिवॉल्व होते वक्त उतनी ही एनर्जी अगर दे दिए तो वो फ्री हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व न होते हुए वो एटम से फ्री हो जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अभी बड़े मुश्किल से एक ही इलेक्ट्रॉन था वो एटम में और वो हो गया फ्री, तो बचा कौन अभी? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? अकेला एक प्रोटॉन। फिर वो प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए एनर्जी लगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अकेला प्रोटॉन फ्री है। वो न्यूक्लियस के अंदर था, मतलब क्या न्यूक्लियस कोई डिब्बा था क्या जिसके अंदर वो प्रोटॉन था? नहीं, ऐसा नहीं। वो सेंटर में
न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस बना रहता है न्यूक्लियॉन्स के कारण, और हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस की नंबर केवल एक ही है, दैट इज नथिंग बट सिंगल प्रोटॉन। तो इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये न्यूक्लियस खुला हो गया, मतलब प्रोटॉन खुला हो गया। तो प्रोटॉन को फ्री करने के लिए कुछ भी एनर्जी नहीं लगेगी। सो व्हाट विल बी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या होगी? 0। कोई एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी देनी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर in hydrogen atom electron requires 13.6 electron volt, this much amount of binding energy, while nuclear binding energy of the hydrogen atom is 0। अब लेते हैं अपन बात करते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन भी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। तो अब एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया? 2। कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस। फिर से ये हाइड्रोजन एटम में इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होते हुए, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए, उसको सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। मैं ड्यूटेरियम की बात कर रहा हूं। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा। जब हाइड्रोजन एटम अकेला था तो उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लग रही थी, लगभग उतनी एनर्जी अभी भी इस इलेक्ट्रॉन को लगेगी। ये फ्री तो हो गया, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम कहा जाएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। कितना? 13.6। अब वो फ्री होने के बाद बचा कौन? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, जिसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं, जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन रहेगा। अब इन दोनों को अगर फ्री करना है एक मिक्स से, न्यूक्लियस में हाइड्रोजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, तो अब वो दोनों को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, मतलब दोनों को एक मिक्स से दूर करना है, तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा। तो वो दूर करने के लिए लगने वाली एनर्जी लगभग 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी लगती है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इज ड्यूटेरियम, इट इज 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा कंपेयर करो, एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस के अंदर जब ये चला जाने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद जो न्यूक्लियस बचा है ड्यूटेरियम का, तो उसके अंदर रहने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा है, 10⁶ टाइम्स इसके, इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज टू मच, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी यानी घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए लगने वाली एनर्जी, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी। सो दिस कंपैरिजन दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब वर्थवाइल है जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक टर्म आता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी EB, दिस वाज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एंटायर न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, तो उनमें से एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी यानी डिवाइडेड बाय ये, व्हाट इज ये
atomic mass number, that is total number of nucleons, total number of nucleons, क्योंकि ये थी सारे न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको ये से डिवाइड कर रहे, तो क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, यानी कहने का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू समझो 8 और 8.7, ओके, से 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की, यानी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो कुल मिलाकर 16 हो गए, और 16 में से हर एक को सेपरेट करने के लिए टोटल लगने वाली एनर्जी 8.2 है, तो एक को लगने के लिए, एक को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 16, तो 16 वाज नथिंग बट एटॉमिक मास नंबर of oxygen. So in this way you can obtain the binding energy per nucleon, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है किसी न्यूक्लियस, किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस की, तो नेचुरली वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल माना जाएगा, यानी सोचो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस क्या करेगा कि उस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, इजीली नहीं जाने देगा वो, इसीलिए कोई भी एलिमेंट मोर स्टेबल कब कहा जाएगा, उस एलिमेंट के एटम के अंदर रहने वाले न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है, तो what does the value of the binding energy per nucleus show? It gives the stability of that nucleus. Once again, binding energy per nucleon की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल माना जाएगा, वो एलिमेंट फिर मोर स्टेबल माना जाएगा, पर जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है तो वो लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, फिर उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियस इजीली बाहर निकाले जा सकेंगे। वैसे इजीली ये वर्ड बोलना उचित नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, और वो न्यूक्लियर फोर्स ट्रिमेंडस होता है, हाई स्ट्रेंथ का। लेकिन फिर भी जिस न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होती है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है, अनस्टेबल होता है, और उसके लिए उसको उसके न्यूक्लियस निकालना आसान होता है। मतलब अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होगा ये देखते हैं। अभी ये फिर अपने यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू और उनकी स्टेबिलिटी क्या है ये बताने वाला एक कर्व डिस्कस किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो व्हाट डज इट शो? कर्व इन द सेंस ग्राफ। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर। Here along this axis we have to take binding energy per nucleon, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर, and along this axis we have to take here the atomic mass number. So it is the curve, it is the graph of binding energy per nucleon versus atomic mass number. तो इस कर्व में एक पता चलता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हाइड्रोजन का आइसोटोप दैट इज ड्यूटेरियम उसके लिए सबसे कम है, वेरी स्मॉल, इज लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूटेरियम के लिए। सर इट इज ओके, नो इट इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। No, it was said 2.22 mega electron volt.
पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू अगर लेते हैं तो पर न्यूक्लियॉन के लिए 1.11 आएगा। तो ये या कुछ हाइड्रोजन आइसोटोप 2 सबसे कम। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर बढ़ाए तो हीलियम के लिए एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। फिर से लिथियम के लिए कम हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू, और कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू और बढ़ती है। तो कार्बन जरा मोर स्टेबल कहा जाता है। फिर से वो ऑक्सीजन का आइसोटोप एक है, उसके लिए कम होती है, और ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन 16 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा। तो इन दिस वे यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद द एटॉमिक मास नंबर। ये फॉर द एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर इन बिटवीन ये इक्वल्स टू 50 to 80। एटॉमिक मास नंबर 50 to 80 इनके बीच में जितने हैं लगभग ये, तो इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू लगभग सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। और अपने को ग्राफ लगभग ऐसा फ्लैट मिलता है। फॉर द न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास नंबर 50 to 80 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू है फेरस के लिए, दैट इज नथिंग बट आयन Fe। उसके लिए वैल्यू है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फेरस। और वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है, फेरस का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल। इसलिए यूनिवर्स में फेरस मेटल दैट इज आयन यानी वेरी लार्ज अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में अपने को मिलता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज मच मोर, सबसे ज्यादा। आफ्टर 50 अगेन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और यूरेनियम के लिए देखो फिर से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कहने का मतलब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उसके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो वैल्यू अगर कम है तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कम, और बाद में वो वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज्यादा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर, फॉर एग्जांपल ये फॉर द न्यूक्लियर हैविंग मोर देन 200 एटॉमिक मास नंबर मोर देन 200, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू और कम होती है, और वो भी अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं। अब अपने को यह सोचना पड़ेगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियर है तो क्या होगा, और स्टेबल न्यूक्लियर है तो क्या होगा। तो दैट वी शैल सी इन नेक्स्ट टॉपिक।